कोडोभारी और टेढ़ागाछ थाना अध्यक्ष, इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हमारे प्रशिक्षु अवर निरीक्षक धन जी, उपस्थित मीडिया बंधु, उपस्थित पुलिस के अन्य कर्मी, उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अन्य यहाँ के सम्मानित नागरिक, प्यारे बच्चे और बच्चियों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और नमस्कार। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक मकसद या किसी धार्मिक मकसद से ये सभा नहीं बुलाया हूं। मैं आपको एक अजीम मकसद के लिए बुलाया हूं। एक विडंबना है कि हर जगह, हमारे देश में नहीं, जहां भी गरीब लोग होते हैं, वांछित लोग होते हैं, एक जज्बाती नारे और भाषण देकर उनको वर्गलाया जाता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं आपको एक अजीम मकसद के लिए बुलाया हूँ। इस गर्मी में मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये एक दिन के 3 या 2 घंटे या 1 घंटे का कार्यक्रम का यह मूवी नहीं है। आपको इस अभियान में जुड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत लंबा सफर है। ये पहला कदम है, क्योंकि चाहे 3000 मील तय करना हो या 1000 मील तय करना हो, वो एक कदम से ही स्टार्ट होता है। चाहे सागर भरना हो तो एक बूंद से स्टार्ट होता है। तो ये इस कड़ी में पहला कदम है, प्रथम कदम है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पूरा सहयोग देंगे, वो आप रहेंगे, क्योंकि ये हमारा एक व्यक्तिगत दायित्व भी है, हमारा सामाजिक दायित्व भी है, हमारा धार्मिक दायित्व भी है और हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। मैं चूंकि यहाँ जनप्रतिनिधिगण है और हमारे पढ़े लिखे कुछ समृद्ध लोग हैं, तो मैं कुछ तलख बातें आपके बारे में ज़रूर बोलूँगा, तो आप ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने बारे में तलख बातें नहीं सुनते तो आप में सुधार नहीं लाते हैं। क्योंकि मेरे कार्यालय में जब मुझे कोई तलख बात बोलता है, मेरी आलोचना करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कि झूठी तारीफें हमें पसंद नहीं है। अगर कोई आके मेरे कार्यालय मेरी आलोचना करता हूँ तो मैं अपने आप के आत्ममूल्यांकन करता हूँ, ताकि मैं उसमें सुधार लाऊं, क्या कमी रही मुझ में। ये नहीं कि नहीं नकाते रहने, ऐसा नहीं, मैंने सब इनकलाब लाया है। इसलिए क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, कुछ समृद्ध लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपके बारे में जो पिछले 4 महीनों से मैंने देखा है जिले में, मैं कुछ तलख बातें बताऊंगा। बुरा नहीं मानना, लेकिन कोशिश कर लेना उस पर एक गहन करने का, आत्ममूल्यांकन करना कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, कि उस पर सुधार क्या किया जा सकता है। मैं जनवरी में यहाँ ज्वाइन किया हूँगा, तो 4 महीने मैंने लगाए कि ये कार्यक्रम प्रारंभ करने। आप कोई बता सकता है कि इस पीछे क्या सोच है, कि 4 महीने मैंने क्यों लगाए? कोई बता सकता है मुझे? एक व्यक्ति अगर मुझे बता हुआ है कि मैंने 4 महीने के बाद ये प्रारंभ क्यों किया, कोई नहीं बताएगा? नहीं बताओ। मेरे कार्यालय में प्रत्येक दिन कम से कम 30-40 लोग, सभी समुदाय से, सभी जाति से, सभी प्रखंड से, सभी पंचायत और गाँव से आके मिलते हैं, अपनी छोटी मोटी बड़ी बड़ी समस्या लेके। तो मैं रोज़ अपनी डायरी में लिखता है क्या समस्या है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 करके अपनी कॉपी पे नोट करता गया, उनका नाम लिखता गया, उस प्रखंड का, उस गांव का, पंचायत का नाम लिखता गया। तो रात को जब जाता था, आपको लगता है कि एसपी साहब बड़ी शान शौकत के साथ जाते हैं, बड़े घर में रहते हैं, रात भर इसी में परेशान रहता था मैं, इसका क्या समाधान है, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये भी सोचना था कि क्या ये मेरा काम है। सरकार ने मुझे काम दिया कि आप यहाँ के पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था देखें, क्या ये मेरा काम है। तो हमने एक दिन तय कर लिया कि ठीक है, हमने वर्दी पिछले 10 साल से पहनी है, लेकिन इस देश का नागरिक तो मैं पिछले 30 साल से हूँ। ये तो मेरी एक संवैधानिक दायित्व है। मैं जाके, अगर मुझे अल्लाह मियां ने मुझे किसी पद से नवाजा है, मुझे समृद्ध बनाया है, तो मेरा वांछित जो हमारे गरीब हैं उनके प्रति एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। मैं क्यों ना जाऊँगा अपने ही पब्लिक के पास, ताकि मैं उस अभियान में, इस प्रयास में उनको ही जोड़ूंगा। तो उस कड़ी में आपके पास आया हूँ। तो अब मैं एक एक करके जो मुझे पिछले 4 महीनों से यहाँ के लोग मिले, तो क्या क्या समस्या उन्होंने बताई मुझे, क्या दिक्कतें हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने देखा कि छोटे मोटे विवाद, ज़मीनी विवाद, उसके बाद मियाँ बीवी की घर के कमरे की लड़ाई भी कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में तनाव, किस रिश्ते में तनाव नहीं है, वो भी लेके आप कोर्ट कचहरी थाने पे। और उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद दुविधा देख लीजिए, आपके गांव का ही कोई पढ़ा लिखा, कोई जनप्रतिनिधि, चाहे पूर्व मुखिया जी, करंट मुखिया जी का है, वार्ड सदस्य जो भी है, कभी वो रहबर बन के रहसन बन जाता है। वहीं उनको बिचौलिया दलाली करा के कभी कोर्ट में इतना पैसे खर्च हुआ। तो मैंने देख लिया कि कुछ महिलाएं हैं 50,000 1 लाख ज़मीन बेच के भी अपना वहाँ कोर्ट केस लड़ते हैं। उससे क्या निकलेगा, जो अपने बुजुर्गों के सामने हल हो सकता था। मैंने उनको पूछा, आप क्यों नहीं जाते अपने पंचायत में, अपने जो सदस्य हैं वहाँ चुने आपने, अपने जो बुजुर्ग हैं, क्या वजह है।
उन्होंने एक ही बात बोली कि सर अगर हम, वो भी दो हिस्सों में बटे हैं, अगर आप उनको वोट देते हैं तब आपका पक्ष लेंगे, नहीं वोट देंगे तो आपका पक्ष नहीं लेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि हम क्या करेंगे, मैं अपने थाना प्रभारियों को कड़े एक निर्देश दिए कि आप जाके लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे करंट हैं, पूर्व, उसको बुरा मत मानिएगा। मतलब मैं सभी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, हमने जो सुना है हम सब लिखे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप जाइए गाँव में, आप देखिए कि मतलब जो ये पैसा थाने, कोर्ट कचहरी, यहाँ से टेढ़ा किशनगंज जाने में 2 घंटे लगते हैं, आप जाते हैं तो आपका पूरा दिन चला जाता है। का है आप खेती का दिन है, आपका दुकानदारी का दिन है, वो पूरा जाया है। आपको झूठा फंसा के एसपी साहब जेल भेजेंगे, वो भेजेंगे। हम भी इंसान हैं, हम क्यों किसी को जेल भेजेंगे? हमें बहुत बुरा लगता है जब हम किसी को जेल भेजते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैंने जब कैलकुलेट किया कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ 50,000, 20,000, 1 लाख खर्चता है, यही 50,000, 1 लाख अगर आप अपने बच्चे के, अपने भाई बहन की शिक्षा में लगाएंगे तो कितना अच्छा होता। आप देखिए कि आप तक अगर आपने अभी तक, मैं IPS ऑफिसर होकर अगर मेरे घर में कोई समस्या होती है ना, आप उनको बोलते हैं घर के बुजुर्गों के पास जाइए, नहीं तो मैं एक फ़ोन से कराता। मैंने कहा नहीं, जो मेरा मानना है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय आपके गाँव की कचहरी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको धरातल जमीनी हकीकत से क्या आप पता है उनको। सर्वोच्च उच्च न्यायालय आप हैं, जो आपका स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय लोग हैं, आप उनके पास जरूर जाइए एक बार। क्योंकि मुझे नहीं पता अल्लाह मियाँ कब तक हमें यहाँ खिदमत का मौका देगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि एक बार खाकी पे भरोसा कर लीजिए, एटलीस्ट मुझ पे भरोसा कर लीजिए। हमारे थाना प्रभारी, हमारे थाने की प्रशासन आपके गांव में जाके आपके एक एक समस्या का समाधान निकालेगी। आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, आपको अपने टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा हम पे विश्वास रखिए। और खासतौर से जनप्रतिनिधि लोगों को मैं जरूर बताऊंगा, ये मैं शिकायतें अब नहीं मिलनी चाहिए कि आप, अगर आपका अपना पक्ष वाला है जो आपको वोट देता हो, उसका पक्ष आप लेते हैं। अब राजनीति जब इलेक्शन हो तब कर लीजिए, 1-1.5 महीने तो 5 साल तो खिदमत कर लीजिए। तो मैं यही अपेक्षा आपसे, आप जरूर करेंगे। आप जाके जनप्रतिनिधि, पंचायत के 10 जनप्रतिनिधि मिलकर एक सामूहिक शादियां करा दीजिए। जो भी दहेज मांगे उसका बहिष्कार करिए। आप देख लीजिए कितना इनकलाब आ जाएगा, आपकी जो आर्थिक स्थिति कितनी ऊपर जाएगी। क्योंकि कम से कम हमेशा ये हमारे पास आते शादी, मैं किसी को पूछना बच्चे की शादी क्यों नहीं होती है, अरे बाइक लेता हूँ, उसको बाइक चाहिए, उसको कार चाहिए। जब तक इसमें आप लोग इन्वॉल्व नहीं है ना, जैसे सरकार हो या प्रशासन का कोई भी नीति हो, कोई भी प्रयास हो, वो तब तक असफल रहता है, विफल रहता है, जब तक आप लोगों का उसमें सहयोग और प्रयास नहीं रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसमें जुड़ जाएंगे। दूसरा चीज, मैंने पूरे जिले में भ्रमण करते देखा है कि आलीशान मस्जिद और मंदिर बनाने का बहुत कंपटीशन लगा है। मेरा मानना है कि तब तक धर्म खोखला है। अगर आप सिर्फ इस कंपटीशन में लग गए कि आप आलीशान मंदिर मस्जिद बनाएंगे लेकिन अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करें, वो सब खोखला है। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाइए, आप जरूर अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जो, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं आपसे ज्यादा धार्मिक हूं, भले मैं दिखता नहीं हूं, आपसे ज्यादा हर धर्म का सम्मान भी करता हूं। मेरे आपसे अनुरोध यही है कि आपके गांव में जो भी समृद्ध लोग हैं, मैं चाहता हूं कि अगली बार किसी मस्जिद जो आपने आलीशान ऑलरेडी बना दी है, अल्लाह को इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एक झुंपड़ी में नमाज पढ़ते हैं, आप किसी आलीशान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, या किसी आप आलीशान मंदिर में पूजा करते हैं, अल्लाह को आपके दिल की नीयत से फर्क पड़ता है, बाकी और किसी चीज से उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि अगली बार आप में से जो भी जनप्रतिनिधिगण है या किसी सरकारी सेवा में है या कोई समृद्ध है, आप में से कोशिश करिए कि आपके अगल बगल में किसी बच्चे को जो पढ़ाई में अच्छा है उसको आप सहयोग करेंगे कि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। कोई गरीब है जिसको पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्या उसको छोटा मोटा व्यवसाय, ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाए, आप ताकि एक छोटा मोटा दुकान गुमटी खोल के अपने बच्चे परिवार को, आप देखिए कितना खूबसूरत होगा आपका गांव। अभी आप बहुत कंपटीशन में लग रहे, मैं समृद्ध हूँ तो ये पीछे रहे, तो उससे क्या होता है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा, इन 2-4 चीजों में अपना जो भी, चाहे आप ज़कात बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, आप जो भी सदका बोलते हैं, जो भी, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई में लगाएं, सामूहिक शादियों में लगाएं। और जो कोई गरीब है जिसने पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं, अगर या पढ़ाई नहीं कर सकता या उसकी एज अब निकल गई है, उसको छोटे मोटे व्यवसाय लगाने में मदद करिए। आप देखिए आपका गांव कितना सुंदर लगेगा, आपको मन की इतनी शांति मिलेगी। मैं चाहता हूं मेरा आपका पूरा सहयोग रहेगा। मैं चाहता हूं आप मुझे बुलाएंगे 15 दिन 20 दिन में किसी कारण, क्योंकि एसपी साहब आपकी बात को हमने सुन लिया है। हम अपने गाँव में एक सामूहिक कार्यक्रम, एक सामूहिक शादियाँ कर रहे हैं, हम इस दहेज प्रथा को खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अक्सर मैं बच्चियों को मिलता हूँ, 8वीं 9वीं की बच्चियाँ, खासतौर से
जो हमारा बहादुरगंज के हाईवे के इस साइड प्रखंड है, उसमें आता है ठाकुरगंज, गलगलिया, ये सब गांव। महिलाओं पे उनको आज़ाद छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए, अपनी इज्जत आपके घर के, आपके समाज का, आपके समुदाय का नाम रोशन करेंगी। हम कौन है इनकी सुरक्षा करने वाले? हम कौन है उनको सक्षम बनाने वाले? अरे ये हमें सक्षम बनाएंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इनको आज़ाद छोड़ेंगे, इनको बड़े बड़े ख्वाब देखने दीजिए और जरूर इनका ख्वाब एक दिन हकीकत में बदल जाएगा। मुझसे वादा करते ना कि आप बच्चों को पढ़ाई से नहीं रोकेंगे, वादा है कि नहीं? दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप उनको 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में शादी मत करिए। ये जाएंगे पढ़ेंगे। देखिए दुनिया कहाँ आगे बढ़ी है। अभी आप 21वीं सदी में अगर इसी छोटी मोटी धर्म की लड़ाई, छोटी मोटी चीज़ों में, जाति लड़ाई में पड़े तो कहाँ आपका तो विनष्ट होगा, खत्म हो जाएंगे आप। दुनिया बहुत आगे बढ़ी है, शादी सबकी होती है, कोई नया चीज़ है नहीं है, अपनी एज पे हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इन 2-4 चीज़ों में छोटे छोटे कदम है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना बेबी स्टेप, छोटे छोटे प्रयास हैं, छोटे छोटे कदम है। आप देख लें कितना बदल जाएगा। मैं आपसे कोई बड़े इनकलाब की अपेक्षा नहीं करता हूँ, बहुत छोटी चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको इस गर्मी में बुलाया हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि आप गाँव गर्मी में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक अजीम मकसद के लिए बुलाया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने समाज के लिए आपको 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा तकलीफ देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तभी सफल होगा अगर आप आज जाके घर में अपने मोहल्ले में बात करेंगे, इस पे सोचेंगे नहीं इसमें क्या सही है क्या गलत है, कर सकते हैं नहीं। ये नहीं कि जाके भूल गए फिर ये सब बेकार है, फिर तो ये बस एक अखबार वालों ने न्यूज़ निकाली, हमें वो कोई फोटो अखबार में आने का कोई शौक है नहीं। तो अगर आप इसमें मेहनत करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो तभी हमें खुशी मिलेगी। अदरवाइज अखबार में निकला तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है किसी अखबार में आने का। उसके बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ के कुछ बच्चे हैं जैसे पंजाब हरियाणा जाते हैं, 12,000 15,000 रुपये महीने का कमाते हैं, घर में बीवी बच्चे हैं, 2 महीने 6 महीने बाद, उसके चलते शादी में बहुत तनाव, बाकी चीज़ें। तो हम वो निःशुल्क है, आपको बिहार के ही 2-4 स्थानों पे जैसे जम्मू में, मुजफ्फरपुर में, पटना में वो ट्रेनिंग दिलाते हैं 1-1.5 महीना में। फिर प्राइवेट सिक्योरिटी में कहीं सिलीगुड़ी लगाते हैं, कभी इस्लामपुर लगाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया लगाते हैं। तो महीने में उनको वो 15,000 रुपये देते हैं, वर्दी वहीं से देता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास रहेगा ताकि उनके घर का थोड़ा जो आर्थिक स्थिति वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। यदि एक बार वर्दी पहनेगा, वहाँ ट्रेनिंग करेगा, तो बीच बीच में पुलिस के पद निकलते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ये ट्रेनिंग ली है तो आपको पुलिस में जो भर्ती में बड़ी आसानी आगे हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आज वो नहीं आ पाए, जो कल वो कुछ गाँव में गए थे, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, वो कुछ दिनों में आ जाएंगे, आपके गाँव पंचायत में जाएंगे, फिर हम शिविर लगाएंगे अपने थाने में। तो आप अपने बच्चों को भेजिए जो मतलब आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है या आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के 4,000 बच्चे हमारे सिलीगुड़ी से लेके पूर्णिया तक विभिन्न फैक्ट्रियाँ, उद्योग इतने खुल रहे हैं, वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट बैंक इतने हैं। तो आप इसमें हमें सहयोग कर लीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा इससे फ़र्क, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो इसमें आपका सहयोग पूरा रहेगा। दूसरा, हमने क्या देखा है कि फर्जी लोन, नौकरी के नाम पे पैसा, ये गांव-गांव में यहाँ बहुत कॉमन है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने विजनरी हैं, इतने दूरदर्शी हैं कि उन्होंने ये जो चयन आयोग इतने अच्छे बनाए हैं कि आपको आजकल किसी भी नौकरी में पैसा नहीं लगता है। अभी भी इस सिलसिले में इतना जानकारी का अभाव क्यों है कि मतलब लोग देते जा रहे हैं पैसा नौकरी के नाम पे। प्रत्येक दिन मेरे ऑफिस में 10 लोग आते हैं कि फिर हमने फलां व्यक्ति को बोला, वो बैंक में कुछ है, उन्होंने बोला कि हम नौकरी दिलाएंगे, 20,000 30,000 लोन लेके ज़मीन बेच के। किसी भी नौकरी में अगर आपको आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है, आपके पास स्थानीय प्रशासन है, थाने में जाइए, प्रखंड में जाइए, तो बिल्कुल आपके लिए काउंटर खोलेंगे, आपको बता देंगे ऐसा कोई किसी भी नौकरी में पैसा नहीं लगता है। आपको ये धोखा दे रहे हैं और जानकारी के अभाव में आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप भी बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। इसी तरह फर्जी लोन, वो NBFC, आपको अगर 2,000 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, आपको 5 साल में 4 करोड़ मिलेगा, ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है। रातों रात कोई अमीर नहीं होता चोरी डकैती करने के अलावा। इसलिए आपसे अनुरोध यही रहेगा, इन सब चक्रों में मत पड़िए। यदि आपको ऐसा कोई बहला फुसला पे वर्गाता है, आपका लोकल थाना है बगल में है, अगर आपको अपने जनप्रतिनिधि पे भरोसा नहीं है कि ये दूसरे पार्टी का है, मैं उसका वोटर नहीं हूँ, लोकल थाने पे जाइए, आपको दिशा निर्देश गाइड करेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मेरे पास अभी तक कम से कम 100-150 लोग मिले हैं। किसी ने बैंक से लोन लेके नौकरी के लिए पैसा दिया, किसी ने ज़मीन बेच के अपना नौकरी के लिए, ऐसा किसी नौकरी में नहीं होता है, मैं बहुत क्लियर बताता हूँ। इसके बाद जैसे हमारे SC ST और मुस्लिम समुदाय के लिए छात्रावास बहुत जगह बने हैं,
लेकिन मैंने देखा ये खाली पड़े हैं, बिल्डिंगें खराब हैं, इनका उपयोग प्रयोग कर लीजिए, ताकि क्या बोलूँ, मतलब ये देख के बड़ा दुख होता है। हम अगर आपको अपनी मिसाल बताएंगे, मैं जिस गांव से हूँ वहाँ आज भी गाड़ी नहीं जाती है। और कश्मीर में चूंकि जब हम पढ़ाई करते थे 90 से 2000 तक, तो तब तो मिलिटेंसी बहुत थी, सारे स्कूल जलाए गए थे, पुल उड़ाए गए थे। हम स्कूल, मेरा स्कूल भी नहीं था, खुले में ऐसे पढ़ते थे। सर्दियों में 4 महीने छुट्टी होती थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इससे मैं पीछे हो जाऊंगा। हमने ठान ली थी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी दिक्कतें हो, हम तो जरूर आगे जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप एक ये जो पीड़ित जो मानसिकता है ना, विक्टिम मेंटालिटी, क्योंकि मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, इसलिए मेरे साथ ये दुर्व्यवहार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना हमारा देश इतना खूबसूरत है ना। आप देखिए, मैं भारत के कोने से हूँ, मुस्लिम समुदाय का बिलोंग करता हूँ। उसके बाद हमने अपनी सेवाएं पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट आसाम में दे दी हैं, अब बिहार में दे रहा हूँ। मुझे हर समुदाय से इतना प्यार और सम्मान मिला है ना। इस देश में हर एक के लिए सम्मान है, हर एक के लिए जगह है। आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए मतलब स्काई इज द लिमिट, आप आसमान छू सकते हैं। लेकिन आपको इस पीड़ित मानसिकता से अपने आप को ही निकालना। अगर आप इस पीड़ित मानसिकता से नहीं निकलेंगे, आप प्रताड़ित हो जाएंगे, आप पीड़ित ही रहेंगे, क्योंकि ये मानसिकता है। आपने जिस दिन छोड़ दिया कि नहीं, मैं किसी जाति किसी धर्म से कम नहीं हूँ, ये सबका देश है, सबके लिए बराबरी है यहाँ। हाँ जरूर है, हर समुदाय में, हर गांव में, हर देश में असामाजिक तत्व हैं, उनको नकार दीजिए, उनको क्या सुनना है, कुत्ता भूंगता है, आप चलते जाइए आगे। तो ये देश बहुत खूबसूरत है, और धर्म के कंपटीशन में मत जाए कि आलीशान मस्जिद मंदिर, ये ज्यादा देर हमें कहीं नहीं ले गए। अच्छा इंसान बनिए आप, जरूर अच्छा हिंदू और अच्छा मुस्लिम बनेंगे। मेरा सबसे आखिरी में यही अनुरोध होगा। अभी मैं हर जुमे में मस्जिद बदलता हूँ, तो कभी इस फिरके की मस्जिद का, मुझे बहुत बार बोले सर आप किस फिरके के हैं, आप तो रोज मस्जिद बदलते हैं। मैंने कहा हमारा कोई फिरका नहीं, हम एक ही फिरके को जानते हैं, इंसानियत का फिरका। तो मेहरबानी करके मतलब मत बांटे आप, मतलब आप खुदा मेरा है, भगवान मेरा, वो सबका है, आप उसको अपनी मिल्कियत क्यों बना रहे हैं? या अपनी जमीन जिसमें हम 30 साल काम कर रहे हैं, वो अपना नहीं है, आज आए कल चले गए, आप खुदा को अपना मानते हैं। आप मतलब कहते हैं कि ये मेरा है, आपका नहीं, ये मस्जिद मेरा है, ये मेरे फिरकी की मस्जिद है। आपको इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आप तो बहुत पीछे रहेंगे। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। किशनगंज में लगभग देश के सभी राज्यों में गया हूँ, ये मैं 10वें जिले में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। उड़ीसा छोड़ के लगभग भारत पूरा देखा है, 10-15 विदेश ममालिकों में गया हूँ, लेकिन ये मुझे सबसे पिछड़ा लगता है। रीजन ये है कि आप उसी मानसिकता में हैं, धार्मिक कंपटीशन में, कि बड़ी इस फिरके का हूँ कि उस फिरके का हूँ, मैं मंदिर आलीशान बनाऊंगा कि मस्जिद आलीशान बनाऊंगा। इस सबसे आगे बढ़िए, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आपस में कितना प्यार बढ़ेगा, कितना अच्छा होगा। मैं बस 1-2 लाइन बताकर अपनी वाणी खत्म करूंगा। एक काश अपने मुल्क में ऐसी फजा पैदा हो, एक काश अपने मुल्क में ऐसी फजा पैदा हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, मस्जिद की आबरू पे आंच आ न जाए, मस्जिद की